नमस्कार, गुड इवनिंग। आज बात देश की अर्थव्यवस्था की। अब ये तो हम अपने आप को बताते नहीं थकते और अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और साथ ही साथ इसमें यह बात जोड़ना भी नहीं भूलते हैं कि जो विकास दर है हमारी सकल घरेलू उत्पाद की, हमारी जीडीपी की, वो दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन यह देश 140 करोड़ लोगों का देश है और गरीबी एक अभी बड़ी समस्या है। विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या भी लगातार हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। जिस युवा शक्ति की, युवा ऊर्जा की हम बात करते हैं, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या डेमोग्राफिक लायबिलिटी भी बन सकता है? यह एक चुनौती हमारे सामने लगातार बनी हुई है। और बहुत सी बातें ऐसी भी हैं कि जो ये हमारे काला सूट गुलाबी अखबार वाले हैं ना, पिंक पेपर्स एज वी कॉल देम, और चैनल्स भी हैं, चर्चा वहां पर शेयर बाजार की ज्यादा होती है और जो चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था की, उन पर तवज्जो या तरजीह थोड़ी कम होती है। मैं बिना लार लपेटिए बात कह रहा हूं डॉक्टर आशिमा और अश्विनी भाई। तो आज की तारीख में इसमें कतई कोई दो राय नहीं डॉक्टर आशिमा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूती का संकेत देती है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या अंदर खाने की तस्वीर भी उतनी ही गुलाबी है जितने गुलाबी अखबार वाले बताते हैं? आप जॉब्स की बात कर रहे थे ना, हाँ। तो actually there is a transformation in the Indian job market and we are not recognizing it. I had the fortune to be on the MPC over the last 4 years, the post-pandemic period. And one of the things about India's growth rate before this period was that it was very volatile, partly because of reforms, partly because of global shocks. But in these 4 years, for the first time, policy was counter-cyclical. In the sense there was domestic stimulus when there were external shocks, pandemic or Ukraine war. And for 3 years, our growth rate averaged 8.3%. Or our piche hidden job growth. And there's so many surveys coming out, the surveys on unincorporated enterprise, ASI, that is the Survey of Industries, CLEMS database, which shows that in this period of high growth, the job creation multiplied. ASUS is showing, एक minute, ASUS is showing कि 10% growth there was in job creation. So my point is just this, that when we have the buffers and we have policy that smooths growth, keeps growth high, counters external shock, जो firms हैं, जो छोटे-छोटे enterprises हैं, वो देखते हैं कि growth is not volatile, it is going to sustain, and then they employ more people. So we are beginning to see that. There is that transformation. मतलब आप ये कह रही हैं जॉब क्रिएशन हो रही है, पर जो आपकी नेकेड आई से सामने दिखाई देता, मैं अपनी इंडस्ट्री की ही बात करूं, चैनल्स की बात करूं, डाउन साइजिंग इज द न्यू रियलिटी ऑफ दिस कंट्री। हर जगह डाउन साइज हो रहे हैं। डाउन साइज जहां नहीं हो रहा है वहां सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं। ये दरअसल जो आप जॉब क्रिएशन का एक सो कॉल्ड एक नैरेटिव जो बन रहा है, इज इट मोर सेंटर्ड अराउंड गिग वर्कर्स एंड पीपल हु गेट टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट? इज दैट अ कंसर्न? So I think one reason why youth employment is the highest in the country is that youths don't take jobs because they are looking for government jobs. So you have huge queues for government jobs. And why do they want government jobs? It's because they're permanent. They need to do no work and they'll still get paid. They'll get all kinds of perks. Therefore, there is research that shows that even for governments, they should hire people on contracts. Then the productivity is much higher. These people learn more, they earn more, right? आप ये मानेंगी मैम कि 94% अर्थव्यवस्था हमारी इनफॉर्मल सेक्टर में है, अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं। और जो ये हम तमाम आंकड़े देते भी हैं कि हमारी सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर कितनी है, हमारी जीडीपी कितनी हो गई, दैट इज मोर बेस्ड ऑन ओनली द फॉर्मल इकोनॉमी विच इज 6% ऑफ द टोटल इकोनॉमी। 94% की बात क्या सामने आ रही है या ढांपी जा रही है?
अश्विनी जी, आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बात पसंद नहीं कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है। दे आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड पीपल। क्योंकि जो भी लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड तो नहीं है, लेकिन एक अर्थशास्त्र की भाषा में उसको अनऑर्गेनाइज्ड बोल दिया जाता है, बट दे आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड पीपल। और यही वो सेक्टर है जो इस देश को बचा रहा है। यानी अगर जितने भी, और सबसे ज्यादा मार भी खा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बाकी सब सेक्टर्स में, खासतौर पर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा, ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा, जिस तेजी से ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग खासतौर पर चीन के WTO में प्रवेश के बाद हमारी मैन्युफैक्चरिंग डाउनफॉल हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 19.5% ऑफ द GDP was coming from manufacturing those days, around 2000. It had come down to nearly 15 to 16% of the GDP. तो जो मैन्युफैक्चरिंग को मार पड़ी, और वो भी ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग को भी खासी मार पड़ी, और लेकिन अगर किसी क्षेत्र ने बचा के रखा तो ये तथाकथित अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। हमारे किसान हैं, हमारे छोटे व्यापारी हैं, हमारे 3.5% की विकास दर दिखाई कोरोना काल में कृषि क्षेत्र ने, जी, जब सब कुछ नेगेटिव चला गया। मैं वही कह रहा हूं। तो इसलिए इसको अनऑर्गेनाइज कहना सही नहीं होगा, और इसी में मुझे विकास की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। खासतौर पर जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आपने मीडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। बाकी जगह पर भी जहां जहां पढ़े लिखे लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही है, उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं मैकेनाइजेशन, रोबोटाइजेशन, AI, ये भी एक मुख्य कारण है जो चिंता का विषय है। सरकार की सोच, जो सरकारी तंत्र है, लाल फीताशाही। और यहां पर मैं कोट करना चाहूंगा, दत्तात्रेय होस बोले, वो एक बार नहीं दर्जनों बार 3 चीजें वो लगातार बोल रहे हैं, सितंबर बल्कि अगस्त 2022 से। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लोग से ज्यादा वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं इस देश में। वो पोस्ट कोरोना काल था, मैं उस बात को भी अंडरलाइन कर रहा हूं साथ में। उन्होंने कहा 23 करोड़ लोग इस देश में 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पा रहे हैं। और तीसरा जो आपने कहा, ये सेल्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो खुद मुख्तारी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है सरकार। दत्तात्रेय होस बोले कि ये लोन दे रहे हैं, मुद्रा लोन दे रहे हैं, पर बैंक वाले रुला देते हैं कि युवा को 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए देने में नहीं देते हैं। देखिए, जो दत्ता जी ने कहा वो भी गलत नहीं है, और जो आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मुझे लगता है दुरुस्त करने की जरूरत है। उसे दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि ये सच्चाई है इस देश की। गरीबी है, बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग में डाउनफॉल आया, वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले लगभग 10 सालों में, आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जिसके पास घर नहीं है, कच्चा मकान है, ऊपर प्लास्टिक की शीट डाल करके वो बैठा है। किसी कारण से कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको, तो बारिश आ गई तो उसको तो क्या देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से हेल्थ फैसिलिटीज हैं, बिजली है, पानी है, सैनिटेशन है, ये सारी चीजें पहले से बेहतर हुई हैं। 100% आप इलेक्ट्रिफिकेशन देख रहे हैं, लगभग 100% आप नल से जल देख रहे हैं, 4 करोड़ घर बने हैं, और शहरी क्षेत्रों में भी बने हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बने हैं। ये सच्चाई है। उसके कारण जो UNDP को भी ये कहना पड़ा, पहली बार UNDP ने भारत की तारीफ की कि भारत ने गरीबी को और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को बहुत कम किया है। मैं नंबर्स पे नहीं जा रहा हूं यहां पर। मैं एक और बात, आप इससे पहले कि कोई सवाल पूछे, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। प्लीज करिए ना। तो उसके कारण जो एक जमाना था जब गरीब मुल्कों में हमारा स्थान बहुत नीचे होता था, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाज 0.282 इन इंडिया, एंड ओवरऑल गरीब मुल्कों का 0.275 होता था, यानी हम उससे भी नीचे थे। आज ये स्थिति है
कि बाकी गरीब मुल्कों में अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 0.202 पर बना हुआ है और हमारा 0.69 पर आ गया है। यानी ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है कि जिसके कारण आज यूएनडीपी को भी भारत की गरीबी कम होने 3 बार यूएनडीपी का नाम ले दिया। हाँ, बताओ, एक मिनट, उसका कारण है। आशिमा मैम आ रहा हूं मैं। ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू वाला काम तो नहीं कि यूएनडीपी ने, देखिए सुनिए ना, यूएनडीपी ने ये कहा एक हंगर इंडेक्स है, भुखमरी सूचकांक, हम उसमें 108वें नंबर पर आते हैं, उसको हम खारिज कर देते हैं कि नहीं नहीं ये आंकड़ा, ये तो जर्मनी में कोई बैठी एजेंसी वो बना देती है, तो ये आंकड़े को हम नहीं मानते। अब आपने कहा रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, रोजगार नहीं बल्कि जो सहूलियत दी जा रही है, पक्के मकान, शौचालय, और साथ में रेवड़ियां भी अब बांटी जा रही हैं, लोगों को आलसी बना रहे हैं लोग। एक तो नौकरी नहीं मिल रही, जिसको मिल भी जाए वो करने को तैयार नहीं, 5 किलो अनाज भी मिल गया 2-2.5 हजार रुपए और आ गए, काम ही नहीं करने को तैयार। ये एक डबल वैमी, दोहरी चुनौती, दो धारी तलवार लटक गई है। आपने वेल्ट हंगर हिल्फे की बात कर दी तो मैं बिना उसका जवाब दिए छोड़ूंगा नहीं। ये वेल्ट हंगर हिल्फे है, आप उसको गूगल करिए। अब आजकल डीप स्टेट की बात चल रही है, उसी डीप स्टेट का हिस्सा है वो, और उसको बिल गेट्स फाउंडेशन उसको फाइनेंस करती है। अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो निकलेगा इस देश को गरीब दिखाने की एक बहुत बड़ी साजिश, वो ये लगातार चलती रहती है। तो इसलिए मैं उसका जरूर आपको जवाब देना था। लेकिन जहां तक ये रेवड़ियों की बात है, रेवड़ियों के कारण कितने देश भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। वेनेजुएला उसमें से एक है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। तो इसलिए जितनी जल्दी इस रेवड़ियों के बाजार से बाहर निकल आएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो प्रधानमंत्री बात सारी कहते हैं, पर अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए देते हैं महिलाओं को, आप 2500 रुपए देने तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं उनकी जितनी जन कल्याणकारी नीतियां थी चलाएंगे, पहले वो बुरी थी। मैं तो देखिए सरकार का प्रतिनिधि तो हूं नहीं, तो मैं इतनी शुभचिंतक तो हैं, मार्गदर्शक भी हैं, शुभचिंतक, लेकिन हम क्रिटिक भी हैं। हाँ, तो वो निंदक नेड़े रखती नहीं है सरकार आजकल, वो अलग बात है, पर आप जैसे लोग होने चाहिए। आरसेप को हमने रुकवाया, जीएम को हमने रुकवा के रखा है, तो वो तो काम हम करते ही हैं। पर इसमें डॉक्टर आशिमा, लेकिन इस बात को कंप्लीट कर दें कि रेवड़ियां जो हैं उसके कारण खास तौर पर जो दिक्कत आ रही है वो बहुत, जो कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं, जैसे आंध्रा है, पंजाब है, बाकी हिमाचल प्रदेश है, इसके कारण, उस रेवड़ियों के कारण वहाँ की जो डेट जीडीपी रेशियो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वहाँ आगे सरकार की भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। 200 लाख करोड़ से ऊपर केंद्र सरकार का भी कर्जा हो गया है। यहाँ पर मैं वो भी 80% तक डेट टू जीडीपी रेशियो आ गई थी। आप चूंकि एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि द डेट जीडीपी रेशियो विच वाज 58%, rather 48% before COVID had gone up to 61% at the time of COVID, but after that it has come down to 55%. Ashima ji will agree that with that. Bilkul. And India is one very unique in that. Most countries. We should not go by the numbers of the debt. ठीक है, मैं आपसे वही सवाल पूछना चाह रहा था। ये रेवड़ियों की मार दरअसल फिस्कल डिसिप्लिन, जो आर्थिक अनुशासन है, उस चीज में अगर सरकार को कहीं क्रेडिट दिया जाना चाहिए, वहां जरूर देना चाहिए। 4.4 के करीब अब वो टारगेट आ गया है वित्तीय घाटे का। पर क्या हम आबैल मुझे मार भी कर रहे हैं कि जहां स्थिति सुधर रही है या संभल रही है, उसको हम फिर बिगाड़ने पर आमादा हो रहे हैं, कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है। हाँ, पर इन इंडिया वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर, and there is the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, which prevents states from borrowing too much, and their deficit also, which had peaked at 4% average during COVID times, has come down to 2.8, and the limit is 3%. So what happens in states is that if they are spending too much on freebies, they can spend less on investment, etc. And we saw that in Andhra Pradesh, the electorate wanted better roads and better sanitation.
They were not satisfied only with freebies. So it is the voters who are going to teach politicians that they need to deliver better governance and facilities also. नहीं, महाराष्ट्र में लाडकी बहन जहां हम बैठे हैं आज की तारीख में 30 सीटें जीती इंडिया गठबंधन ने, और उसके बाद 30 सीटें वो एमएलए की नहीं जीत पाए क्योंकि वहां पर लाडकी बहन योजना में पैसे दिए जा रहे थे। हेमंत सोरेन एंटी इनकम्बेंसी जेल जाने के बाद भी वहां पर मैया सम्मान योजना के तहत वो पैसे दे रहे थे। Let me say something about this Ladli Behan. You know, in many countries you have some social welfare, you have transfers to the poor. So DBT allows us to transfer money with very little leakages. So instead of negative income tax, you are targeting this to a certain set of women who are likely to spend it on improving nutrition for their families, all right, education, etc., which are all public goods. And moreover, you're going to target it in the sense that it only goes to women whose families earn about, say, 2 lakhs or something. Do we need a national and that, one minute. Yeah. So that, yes, maybe there should be a consensus so that parties don't compete, that you get 2,000, I will get 2,000. मेवा क्या है, इसको तो परिभाषित करने की जरूरत है ना। This group is shrinking as wealth grows. आप poverty की बात कर रहे थे. So even the World Bank, their $1 a day criteria, you take an objective criteria because it can be very relative. Who is poor? If I'm rich, somebody who's middle class will be poor for me. Yeah, but their figures show that Indian poverty has come down from 30% before reforms to 5%. So, I mean, this is a huge credit for us. We've been struggling to remove poverty since independence, not been able to do it. Now poverty is down. You've been a member of the Monetary Policy Committee, ma'am. तो अब ये एक आर्थिक अनुशासन एक तरफ उसकी ओर कदम तेजी से सरकार बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई भी देखिए, और बेरोजगारी एक समस्या पहली बार मानी सरकार ने। महंगाई पिछले साल मानी थी पहली बार कि हाँ भाई एक महंगाई भी समस्या, अब फिर वो भूल गई है। और कुछ पूछने लगो तो वित्त मंत्री ये भी कह देती है मेरे घर में तो प्याज लहसुन खाया नहीं जाता, आपके यहाँ नहीं खाया जाता, भाई मेरे यहाँ खाया जाता है। ये तो जवाब दे के काम चलता नहीं है। पर जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं कि वो काबू में आ गया, तो जो स्टिमुलस हम दे रहे हैं, स्टिमुलस कैसे दिया जाएगा? लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए। सीआरआर में कटौती बड़े दिनों बाद पहली बार हुई है। ये जेब में पैसा आएगा आम आदमी के, चाहे वो रेवड़ी चाहे और लूजनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स के जरिए। क्या वो अब सही वक्त आ गया है? ज्यादा कंजर्वेटिव हो गया था कि आरबीआई कुछ सालों तक महंगाई रोकेंगे, पर महंगाई बढ़ी रही थी, रेट्स क्योंकि कट नहीं रहे थे। हाँ, तो I was in the MPC, I had been voting for a cut in rates since June because you could see that there was a slowdown coming, and also because we work on expected inflation. So forward-looking inflation, because of the good monsoon, etc., was going to come down. We knew it would come down, and in January it is 4.3% headline. Vegetable prices have also fallen. So then what happens is if your interest rate is 6.5, your real rates are very high, and that is a negative for the economy. So what stimulus from the budget comes in multiple ways. You know, there's very good fiscal monetary coordination over the last 4 years, and one thing is that the fisc can act more on the supply side. Food prices, counter-cyclical oil taxes, etc. RBI can't affect food prices. Yeah? So if the government was acting on this, because of that we could keep rates lower. अब लचीले ब्याज दरें होंगी, वो दौर आ गया है जो आप पहले से पैरवी करती आई थी। हाँ, अभी so but you must remember that the real rates will remain positive. So that signals that inflation targeting is credible. और जैसे आप कहते हैं महंगाई 10%, we are used to inflation at 10%, now it's going to be 4%. All of us need to internalize that. That is the target, and we should expect. तो महंगाई के मोर्चे पे भी पर एक और मोर्चा खुल गया है। वो मोर्चा खुला है 7 समंदर पार। डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बन गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जानते, तो बाकी दुनिया तो क्या जानेगी। और उनको हम दोस्त बताते भी फिर रहे थे। बहुत से यहां पर संगठन उनकी जीत के लिए पूजा भी हो रही थी, और उनकी जीत को ऐसे मनाया गया मानो वो एक समुदाय विशेष की जीत हो गई। अब पता नहीं लग रहा वो हमारे दोस्त हैं वो या वो विशुद्ध अमेरिकी हैं। And in diplomacy, there are no permanent friends, no permanent enemies, there are permanent interests.
और वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, पर their interests align with India's. You know, for a long time, America was aligned with Pakistan because their chief enemy was Russia. Today it's China, and so they're looking towards वो अपने Asia. दोस्त को इलॉन मस्क को झाड़ देते हैं कि अच्छा हाँ, टेस्ला की सबको- फैक्ट्री भारत में लगा रहे हो, दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट गुड। झाड़ेंगे, सबको झाड़ेंगे, पर फिर भी जहाँ उनके इंटरेस्ट हैं वहाँ जरा हमारे लोग ऐसे भेज दिए C-17 में बेड़ियां वगैरह लगा के। These were people who had entered the country illegally. तो आप कह रहे हैं कि मेक्सिको illegal- की राष्ट्रपति सामने खड़ी हो गई, नहीं नहीं ससम्मान नॉर्मल चार्टर्ड फ्लाइट में भेजेंगे, हमारे वालों को ऐसे ही भेज दिया। पर वो आए कैसे थे, ये डंकी रूट और पता नहीं कहाँ कहाँ छुप छुप के। नहीं, और टैरिफ cross वॉर एक करके। रियलिटी होने वाली है क्या? वो कह रहे हैं जितना भारत लगाएगा 100% लगा देता है हमारे पे टैक्सेस, हम भी उतना ही लगाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर भारत को हायर टैरिफ लगाने की अनुमति WTO में मिली थी, वो किस कारण से मिली थी? देयर वाज ए बार्गेन। बार्गेन ये था कि जब WTO साइन हुआ तो वो चाहते थे पेटेंट कानून को बदलवाना, इन्वेस्टमेंट कानून को बदलवाना, दूसरे समझौते करना चाहते थे, और भारत उस समय बहुत हाई टैरिफ्स लगाया करता था, 400%, 500%, कई प्रकार के नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते थे। तो डील को ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए ये साधन दिया गया भारत को और दूसरे विकासशील देशों को कि वो ज़्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। तो आज अगर ट्रंप ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर ट्रंप की बात को गलत ठहरा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये वो कहते हैं कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा क्योंकि आप ज़्यादा टैरिफ लगाते हो, क्योंकि हम ज़्यादा टैरिफ लगाते थे, क्योंकि हमने आपको बार्गेन में कुछ दिया था, इसलिए हमें ज़्यादा टैरिफ लगाने की अनुमति मिली थी, तो इसलिए उनका ये कहना ठीक नहीं है। दूसरी बात, अगर वो हमारी वस्तुओं पर ज़्यादा टैरिफ लगा भी लेते हैं तो उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके अपने यहाँ महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा टैरिफ लगा करके कुछ फ़ायदा कमा सकते थे, क्योंकि अगर उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ होती, उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ तो सब बंद हो चुकी हैं। नहीं, हमारे यहाँ के जो उद्योगपति हैं, औद्योगिक समूह हैं, थोड़े से परेशान हो रखे हैं आजकल। दे आर लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ कि ये टेस्ला आएगी तो ये महिंद्रा वाले ईवी निकाल रहे हैं, टाटा निकाल रहे हैं, JSW है। आज की डेट में एक वो स्टारलिंक्स वाला मसला भी है, वो स्टारलिंक्स आ जाएगा तो जियो और ये क्या करेंगे टेलीकॉम में। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया। ये लोग पहले भी आए थे हमारे पास, टाटा और महिंद्रा के लोग। उस समय तक हमारी ईवीज डेवलप नहीं हुई थी, तो तब हमने सरकार को यह समझाया था कि टैरिफ कम करने से ये नुकसान होने वाला है, तो इसलिए टैरिफ नहीं घटाए गए। 2 बार प्रयास हुए, दोनों बार टैरिफ नहीं घटाए गए। इस बार जो टैरिफ को 110% से 70% करने की बात आई है, दुनिया अपने देश में कोई भी ईवी गाड़ी $25,000 से ज़्यादा महंगी नहीं है। कोई एक आधी हो सकती है, लेकिन हम सबसे सस्ती गाड़ियां बनाते हैं ईवी, इसलिए टेस्ला के आने से हमारे देश में ईवी गाड़ियों की सेल को कोई प्रभाव पड़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने देश में हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर को पिछले 25-30 सालों में इतना प्रोटेक्ट करके उसको इतना डेवलप किया है कि आज दुनिया में भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे सस्ती गाड़ियां बनाने में सक्षम है। कोई भी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि मैं $2,000 में गाड़ी बना दूंगा, भारत ने बना के आप दिखाई। देखिए, स्वदेशी जागरण मंच के आप सह संयोजक भी हैं अश्विनी भाई। आपने मैन्युफैक्चरिंग का पहले भी जिक्र किया था। जो ये आप ताल ठोक रहे हैं भारत में ये उत्पादन, दरअसल 2015 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग सरकार ने नारा दिया था मेक इन इंडिया, और वो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, वो सब बातें की गई। उसमें लक्ष्य ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान जीडीपी में लगभग 15% था, इसको 25% करेंगे, 10 करोड़ रोजगार भी सृजित होंगे। वो कंट्रीब्यूशन आज भी उतनी है, 15 से थोड़ी नीचे ही आ गई थी। 10 करोड़ रोजगार का तो पता नहीं लगा। ये मेक इन इंडिया हो रहा है या डंप इन इंडिया हो रहा है? उसमें थोड़ी सी गलती ये रही कि हमने मेक इन इंडिया की बात तो की, लेकिन टैरिफ्स और बाकी जो प्रयास होने चाहिए थे उस पर हम नहीं कर पाए। लेकिन 2018 के अंदर पहली बार भारत सरकार ने टैरिफ बढ़ाए, और उस टैरिफ के बढ़ने के साथ ही जैसे हमने टेलीकॉम और मोबाइल फोन्स पर टैरिफ बढ़ाए,
तो पहले जो हम 5-7 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन इंपोर्ट किया करते थे, आज हम 12 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए टैरिफ्स को बढ़ाना, बाकी प्रयास करना, और पिछले सालों में जो खासतौर पर कोविड के बाद जिस प्रकार से हमने आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी अडॉप्ट की है, जिसके अंतर्गत पीएलआई स्कीम के माध्यम से एपीआई हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीकॉम हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया है। और उससे पहले 5 सालों के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट थी, उससे किसी सेक्टर में 18 गुना, किसी में 21 गुना, किसी में 5 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। तो उसका जो तस्वीर है वो गुलाबी है, आपकी साड़ी भी गुलाबी है। मैं आखिरी सवाल आपसे फिर भी मैं ये पूछूंगा कि जो ये तस्वीर है, इसमें कहीं कुछ ऐसा है, आर देयर सम चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां ऐसी हैं दैट वी नीड टू एड्रेस प्रोंतो, जिनको तुरंत हमें उनका निराकार, उनका कोई हल ढूंढना होगा? Yes, we are in an increasingly volatile global environment, Trump and company. So we need to be prepared to respond to it. And ये जो उद्योगपति हैं ना, जो डर जाते हैं और बार बार ट्रम्प करते हैं, this is not the correct response. सहम जाओ, कुछ नहीं करो. Some people were saying don't cut rates because of global situation. But we have to take the opposite, learn the lesson from the pandemic times where we infuse liquidity. Because we have our own interests also, yes, we need to protect yes. them. So maintain demand, do counter-cyclical policies. We have a lot of economic diversity. आप कह रहे थे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पर क्या हुआ? देखो ये GCC, unicorns, innovation in India. हाँ, तो फिर आप अच्छा भी देखिए ना, अपनी जगह गुलाबी पैंट पहना कर। यहाँ ये ट्रम्प के टैरिफ बढ़ाने के फैसले से भारत के उद्योगों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं इस बात को पक्का बता सकता हूं, उससे हमें लाभ जरूर होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया पर टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। और चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो, आज चीन से कुछ खरीदना नहीं चाहते हैं, चीन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं आर्थिक, और ना ही वो BRI के अंदर बेल्ट रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ऐसे में जैसे जैसे चीन से उनकी विमुखता बढ़ेगी, और चाहे टैरिफ बढ़ाने पर, मैं आपको GSP का एग्जांपल देता हूं। जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में जब हमारे टैरिफ बढ़ाए गए थे, जनरल सिस्टम GSP से हमें बाहर किया गया था, जिन वस्तुओं में GSP था उसमें हमारा निर्यात पहले से ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए ज्यादा चिंता करने की ज्यादा चिंता करने, और चिंता हम क्यों करें? अगर विश्व गुरु बनना है, उस राह पर हम चल निकले हैं, वो ताल ठोकी जा रही है, तो अपने जो हित हैं वो तो साथ नहीं होंगे। और जो गुलाबी अखबार, काला सूट गुलाबी अखबार बता रहे हैं, तस्वीर उतनी ही गुलाबी है, या इसे और गुलाबी करने के लिए जो चुनौतियां हैं उनको पार भी पाना होगा। इसी उम्मीद के साथ इस सत्र में बस इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।